पार्टनरशिप मीटिंग में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सौभाग्य का दिन है कि हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए जो शख्सियत आज अपना समय देने के लिए तैयार हुए, वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और इस इंडस्ट्री में उनका बहुत इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बड़ा नाम है। वैसे पेशे से वो फार्मेसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आप सबकी मदद से मैं बुलाना चाहूँगा। तो एक बार लेट मी हेल्प मी वेलकम इस बिजनेस में दे आर डायमंड डायरेक्ट्स ऑल द वे फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश। दैट्स नन अदर देन मनोज स्थापक एंड चंद्रप्रभा जी। सो मनोज भैया, यहाँ से आप कैरी ऑन करिए। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोज स्थापक है और मैं इंदौर से हूँ। बेसिकली रहने वाला मैं सागर जिले का हूँ। आपने बुंदेलखंड का नाम सुना होगा। सागर जिले का हूँ मैं देवास पढ़ाई करने के लिए आया था। मैंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स में और जैसा मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ था वैसे मैं टीचर बन गया था और मैंने 7 साल तक टीचरशिप किया है, टीचरशिप का जॉब किया है मैं बच्चों को फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था और बड़ा अच्छा लगता था मुझे। मैं टीचर था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबसे बड़ा, और एक छोटी उम्र में कोई अचीवमेंट हो जाता तो बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन मैं टीचर तो बन गया था। जैसे बच्चों, कई लोगों की रहते हैं ना, ड्रीम रहता है कि मेरी लाइफ की हॉबी है, मैं आगे जाके ये बनूंगा। ऐसे ही बचपन में मेरी लाइफ में एक बात थी कि मैं कुछ बनूं या नहीं बनूं, एक बार अमीर जरूर बनूंगा। बस अमीर बनने का सपना था। उसी तारतम्य में जो मध्यम वर्गीय लोग करते हैं कि अच्छी पढ़ाई कर लो, एक नौकरी मिल जाएगी, मैंने अच्छी पढ़ाई की, एमएससी किया, टीचर बन गया। लेकिन 7 साल तक टीचर रहा। अमीरी का कहीं से कहीं तक कोई इशारा नहीं हो रहा था, कोई खुशबू नहीं आ रही थी। तो मुझे उस वक्त में जितनी बुद्धि थी मैंने अपनी बुद्धि लगाई और मैंने सोचा कि यदि अमीर बनना है तो आपको कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। और मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा मेडिकल स्टोर था, सुधा मेडिकोज के नाम से। और मैं बताऊं आपके लिए कि मेरा जो मेडिकल स्टोर था बिल्कुल डॉक्टर साहब के पास में था। माने आप सोच सकते हो कि एक नर्सिंग होम में आप यदि आपका मेडिकल स्टोर हो तो वो स्टोर कैसा चलता है। और जैसे मैंने मेडिकल स्टोर डाला और मेरी अमीरी की खुशबू मुझे आने लग गई। सुबह 8 बजे मेडिकल खोलता था, रात को 11 बजे तक मैं मेडिकल बंद करता था और मैं मेडिकल चलाने लग गया। इसी तारतम्य में मुझे ये बिजनेस मालूम पड़ा था। और ये बिजनेस क्यों करना है आज अपन इस पे बात करेंगे। मेरी स्टोरी तो आपने सब सुनी है, तो व्हाई डू दिस बिजनेस अपन बात करते हैं कि बिजनेस मैंने क्यों किया या आपको क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए हमेशा हम लोग भगवान से एक प्रार्थना करते हैं हमेशा कि भगवान कोई तो मौका दे। हम जब भी मंदिर जाते हैं और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी जिंदगी में कोई ऐसा अवसर दो जहां से हमारी उन्नति चालू हो जाए, कोई ऐसा मौका दो जहां से हम आगे बढ़ जाएं। और हम मौके की हमेशा तलाश में रहते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब जगह जाते हैं और मत्था टेकते हैं और सोचते हैं कि हम क्या करें। क्योंकि अपॉर्चुनिटी हम क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हम अपने भविष्य को लेके, हम अपने फ्यूचर को लेके चिंतित रहते हैं। और अपॉर्चुनिटी की जरूरत क्यों है उसके बारे में आपसे मैं 2 प्रश्न मेरे से पूछे गए थे कि आपके पास यदि अतिरिक्त समय हो, उस अतिरिक्त समय का आप क्या करेंगे। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं। मनोज भाई, मेरी जिंदगी निकल गई, मेरे पास तो टाइम ही नहीं था, मैं क्या करूं क्या ना करूं। और मेरी बहुत सारी इच्छाएं थी जिस टाइम की कमी के कारण मैं पूरी नहीं कर पाऊं। तो मैं आपसे बोलता हूं कि व्हाई अपॉर्चुनिटी। यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप उस टाइम का क्या करेंगे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि यदि आपके पास अतिरिक्त पैसा हो तो उस पैसे का आप क्या करेंगे। मैंने हमेशा देखा है कि ऐसे कई हमारी चीजें हैं, हमारे कई सपने हैं जो कम पैसे के कारण खत्म हो जाते हैं और हम अपने आप को पूरी कर पाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था फ्यूचर को लेके कि आज आप जो भी कर रहे हैं उस काम में आपका फ्यूचर कैसा होगा, इस बात को लेके हर आदमी चिंतित रहता और मैं भी था। मेरे से एक प्रश्न पूछा गया था जब इस बिजनेस के बारे में चर्चा हुई, तो मुझे बताया गया था कि मनोज भाई ये कैसे पता लगाओगे कि आज आप जो कर रहे हो उसमें आपका भविष्य क्या है। तो मैंने बताया सर कैसे पता लगाएंगे। तो उनने बताया मुझे, उस किताब में उस व्यक्ति ने बताया था मुझे कि आप आज जो काम कर रहे हो उस काम में यदि आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हो तो उस काम को जो लोग पिछले 40 साल से 50 साल से कर रहे हैं, यदि आप उन लोगों से जाके मिलोगे तो आपका फ्यूचर कुछ वैसा ही होगा, या तो उससे 19 होगा या 21 होगा। मैं मेडिकल चला रहा था
यदि मुझे मेडिकल में अपना फ्यूचर देखना है तो मैं उन मेडिकल वालों से मिलता जो पिछले 40 साल से मेडिकल चला रहे हैं। तो 40 साल बाद मेरी स्थिति कुछ वैसे ही होती, या तो उनसे थोड़ी अच्छी होती या उनसे थोड़ी कम होती। आप टीचर हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप जिस प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में यदि आप अपने भविष्य को देखना चाहते हो दोस्त, तो उस काम को, जिस काम को आज आप कर रहे हो, उस काम को जो लोग 40 साल से कर रहे हैं उनसे जाके मिलिएगा, आपको भविष्य मालूम पड़ जाएगा। दूसरा प्रश्न था, मुझसे पूछा गया था कि मनोज भाई ये कैसे पता लगाओगे कि आज आपके पास जो भी चीजें हैं वो आपके मनपसंद की है। तो मैं हंसने लगा इस प्रश्न को देख के। मैंने बोला यार किस टाइप का बच्चों जैसा प्रश्न पूछा आपने, भाई मेरी चीजें हैं तो मेरे मनपसंद की होंगी, मैंने खरीदी है। बोले नहीं नहीं नहीं, इसका जवाब ऐसे नहीं है मनोज भाई, आपको मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब दीजिएगा। उन्होंने मेरे से बोला कि मनोज भाई यदि तुम्हें कहीं से 20 करोड़ रुपए इकट्ठे मिल जाए तो आप वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको तत्काल बदलना चाहोगे? तो मेरा जवाब था सब कुछ। मैंने कहा सब कुछ बदल दूंगा। बोले सब कुछ से मतलब? मैं अपनी दुकान बदल दूंगा, मकान बदल दूंगा, कार बदल दूंगा, स्कूटर, सब कुछ बदल दूंगा, कपड़े बदल दूंगा, जूते बदल दूंगा, सब कुछ चेंज कर। उन्होंने बोला इसका मतलब ये है कि आज जो भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारे मनपसंद का नहीं है। तुमने ये क्यों नहीं बोला कि मम्मी बदल दूंगा, पापा बदल दूंगा, बच्चे बदल दूंगा, बाइक बदल दूंगा, ये सब चीजें क्यों नहीं बदली? आज आपके पास जो भी है, यदि आपका भी जवाब यही है कि यदि मुझे 20 करोड़ या 25 करोड़ रुपए इकट्ठे कहीं से मिल जाए तो मैं हर चीज बदल दूंगा दोस्त, इसका मतलब ये है कि आज जो भी अपने पास है वो सिर्फ एक समझौता है। और हम कहते हैं कि समझौता गमों से कर लो। एक समझौता है लाइफ में, हर चीज समझौता है। मैंने कई बार बताया है कि मुझे चीजें कुछ और पसंद होती थी, मैं खरीद के कुछ और लाता था। तो ये दो क्वेश्चन है जो हमें बोलते हैं कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूरत है। और आज मैं उस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया है, उसका नाम है एमबीए। जब भी हम एमबीए का नाम लेते हैं तो लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि एमबीए क्यों करें हम। तो मैं बताता हूं कि एमबीए क्यों करना है। एमबीए जो कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, गारंटी वाले प्रोडक्ट है। दुनिया में आज तक ऐसे प्रोडक्ट ना तो किसी ने बनाए हैं ना कोई बना सकता है। इन प्रोडक्टों की खासियत है, आज भी आप नारियल का तेल घर में यूज कर रहे हो, आज भी आप साबुन यूज कर रहे हो, 20 साल से यूज कर रहे हो। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आप 20 साल से जिस साबुन को यूज कर रहे हो, क्या उस साबुन से कभी 20 रुपए आपके घर में आ सकते हैं? उस नारियल के तेल से 20 रुपए आपके घर में आ सकते? नहीं आ सकते। इनके प्रोडक्टों की खासियत है कि इनके प्रोडक्टों में अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, और उसमें बहुत संभावना है, बहुत पॉसिबिलिटी है दोस्त। स्काई इज द लिमिट। आप जितना कमाना चाहो उतना कमा सकते हो। आपकी चादर पर डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा पांव फैलाना चाहे तो उतना लंबा फैला सकते हो। इसीलिए एमबीए की जब बात आती है, जब इनकम की बात आती है, तो इनकम के बारे में, सफलता के बारे में मैं हमेशा बात करता हूं कि इंडिया में क्या दुनिया में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एमबीए एक बिजनेस है जिससे पैसा कमाया जाता है। एमबीए के अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पैसा कमाते हैं, और आज हम पैसा कमा रहे हैं। उन तरीकों को हमने 4 क्वाड्रेंट्स में बदला हुआ है। इसको मैं ज्यादा तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन एक सिंपल सी भाषा में बताऊंगा कि ये क्वाड्रेंट्स क्या बोलते हैं। दुनिया को 2 भागों में बांटा गया। मैं इसको लेफ्ट और राइट की बात करूंगा हमेशा। लेफ्ट माने जो एम्प्लॉइज हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और राइट की बात करूंगा जब तो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की बात करूंगा। तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में और राइट क्वाड्रेंट में दुनिया 2 भागों में बटी हुई दोस्त। दुनिया के 90% लोग, हम सब लोग लेफ्ट वाले में आते हैं। या तो हम एम्प्लॉय हैं या फिर हम सेल्फ एम्प्लॉय। मैं, मेरी मेडिकल स्टोर थी, मैं सेल्फ एम्प्लॉय था। जब मैं टीचर था तो एम्प्लॉय था, ठीक है ना। ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इनकी दिक्कत क्या है? ये लोग रोज 8-10 घंटे काम करते हैं। ये काम करते हैं तो इनको पैसा आता है, इनका काम बंद, पैसा बंद। इनकी जो भी इनकम है, इनके खुद के काम के ऊपर इनकम डिपेंड करती है, और इनका जो आय का स्रोत होता है। मेरा मेडिकल था, जब तक मेडिकल खुल रहा है तब तक पैसा आ रहा है, जिस दिन मेडिकल बंद उस दिन पैसा बंद। हम ये जो लेफ्ट वाले लोग होते हैं, जिसको हम लेफ्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये लोग वर्क टेक्निक पे काम करते हैं। ये कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, काम करते जाओ, फल कुछ भी मिले उसकी चिंता मत करो, इस सिद्धांत पे हम काम करते हैं। लेकिन जो राइट वाला क्वाड्रेंट है, यहाँ के लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। इनके पास बहुत समय लोगों का टाइम खरीदते हैं। ये इनके पास एक सिस्टम मेड इनकम होती है। इनकी इनकम के, जैसे मेरा अकेला मेडिकल था, इनके जैसे हजारों सोर्स होते हैं इनकम के। और इनकी जो टेक्निक होती है, ये नेटवर्क टेक्निक पे काम करते हैं। लेकिन ऐसे में
समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है और ये क्या है। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा कि ये जो लेफ्ट और राइट के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ कि आज दुनिया में, मैंने बताया था कि दुनिया दो भागों में बटी हुई है, 90% लोग और 10% लोग। दुनिया के 90% लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, बड़ी बड़ी वो अच्छा अध्ययन करते हैं, और दुनिया के 10% लोगों के लिए, दुनिया के 90% लोग दुनिया के 10% लोगों के लिए काम करते हैं दोस्त। और विडंबना ये है कि दुनिया का 90% पैसा, दुनिया का 90% धन दौलत दुनिया के 10% लोगों के पास होती है। तो हमें लगता है कि कोई ना कोई रास्ता तो होगा जो इन 90% लोगों में से निकाल के इन 10% लोगों में ले जाता होगा। और आज मैं उसी रास्ते की बात करने जा रहा हूं आपसे कि आप भी इन 90% लोगों में से निकल के इन 10% लोगों में कैसे जा सकते हो, आज मैं वही रास्ता बताने वाला हूं। लेकिन जब बात करते हैं हम लेफ्ट कोऑर्डिनेट की, जो जिसमें ई और एस होते हैं, इनको मैंने एक नाम दिया हुआ है। ये कौन है? ये लोग कहलाते हैं मध्यम वर्गीय लोग। हम लोग ये कहलाते हैं मिडिल क्लास लोग। ये मध्यम वर्गीय लोग हैं। ये लोग बहुत कुछ करना चाहते जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं करना चाहते। इनको जो जो बताया गया आगे बढ़ने के लिए, जो जो बताया गया अमीर बनने के लिए, इन्हें सब कुछ किया। इनसे बोला गया पढ़ाई कर लो, इन्हें पढ़ाई कर ली। इनसे बोला गया बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लो, डिग्री सब कुछ ले लिया हमने। लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे इनके साथ दिक्कत क्या है? ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, इनके साथ दिक्कत होती है कि इनके पास एक तो पैसा नहीं है और दूसरी चीज इनके पास टाइम नहीं है। इनको बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो दो बंदिशें हैं, एक तो इनके पास पैसा नहीं है मेरे भाई, इनके पास टाइम नहीं है। और इन दो बंदिशों के कारण ये जिंदगी में एक जगह आके अटक जाते हैं और वहां पर ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। अब विधि का विधान है मनोज भाई, अब तो हमारी जो किस्मत में लिखा था वो हो गया है। अब हमारे पास ना तो कुछ पैसा है लगाने के लिए, ना हमारे पास टाइम है। जो है, कई बार मेरे से लोग बोलते हैं कि आज एक छोड़ आदि को धाए, आदि मिले ना पूरी पाए। आज हमारे हाथ में जो चीजें थी, मैंने इसको छोड़ के कुछ और करने लगा तो ऐसा नहीं हो जाए ये भी चली जाए। और इस चक्कर में ये लोग एक ही जगह उलझे रहते हैं और मन की मन में रह जाती है। इन लोगों का भविष्य बड़ा अंधकार में है दोस्त। अभी तक तो चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आने वाला जो टाइम है, अब इनको सतर्क होने की जरूरत है। सन 2020-30 जो आने वाला है, उसमें इंडिया से मिडिल क्लास नामक चीज खत्म हो जाएगी। ये मध्यम वर्गीय लोग कहाँ चले जाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि आने वाला जो समय है मिडिल क्लास के लिए बहुत कठिन समय आने वाला है। तो बात करते हैं कैसे मध्यम वर्ग आगे बढ़ता है और कैसे कैसे। मैं हर एक कुछ आंकड़े बताऊंगा आपको, हर 20 साल में इनकी क्या स्थिति रही। उन मध्यम वर्गीय लोगों पे कुछ आंकड़े हैं। 1940-50 के दशक में एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर के गुजारे के लिए 10 रुपए काफी होते थे। एक पति अपनी पत्नी को 10 रुपए देता था, घर का खर्चा आराम से चलता था। 20 साल आगे बढ़े, 1960-70 में एक आंकड़ा बढ़ के हो गया 100 रुपए, और 20 साल आगे बढ़े 1980-90 में एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर के गुजारे के लिए 1000 रुपए लगते थे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 20-20 साल आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आए 10 गुना बढ़ते। 20 साल और आगे बढ़े, सन 2000-2010 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 10,000 रुपए। आज एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कम से कम 10,000 तो चाहिए सांस लेने के लिए। यही क्रम रहा तो हमें नहीं तो हमारे बच्चों को फेस करना है सन 2020-2030। सन 2020-30 में एक मध्यम वर्गीय परिवार का सिर्फ घर का खर्चा चलाने के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। आप सन 2020-30 में अपनी पत्नी के हाथ में 1 लाख रुपए इस बात के लिए देंगे कि किराने का, बिजली का, टेलीफोन का, गैस की टंकी का, बच्चों की पढ़ाई का, लिखाई का, दवाई का, मोबाइल का, फलाने, इतने के लिए 1 लाख रुपए लगेगा। दोस्त अभी हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि यदि उसी काम को 2030 तक करते रहे तो आपको लगता है कि आप 1 लाख रुपए अपनी पत्नी को सिर्फ घर खर्चे के लिए देने लग जाएंगे? यदि आपका दिल कह रहा है कि मनोज नहीं यार मनोज भाई ऐसा तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो आज मैं आपको वो रास्ता बताने वाला हूं दोस्त, जिस रास्ते से आप 9 महीने में 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख रुपए साल की इनकम कर सकते हैं। आज मैं जो रास्ता बताने वाला हूं वो रास्ता आपको 90% में से निकाल के 10% लोगों में ले जा सकता है। टेक इट सीरियसली। जैसे ही मैंने ये बताया आपके लिए कि 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख, तो आपके दिमाग में 3 बातें आई। पहली बात आती है कि मनोज भाई चलो ठीक है, लेकिन पैसा कहां से आएगा, है नहीं? दूसरी चीज है कि करना क्या पड़ेगा,
और तीसरी चीज आपके दिमाग में आ रही है कि मनोज भाई पैसा जेब में कैसे आएगा। तो मैं आपको तीनों चीजें बिल्कुल तरीके से बताऊंगा कि पैसा कहां से आएगा। सबसे पहले बात करते हैं पैसा कहां से आएगा। देखा गया है, मैंने भी बात की थी कि हम सब मध्यम वर्गीय लोग हैं, और आज एक मध्यम वर्गीय परिवार में मध्यम वर्गीय परिवार के घर के खर्चे के लिए कम से कम 10,000 से लेके 20,000 रुपए तक का खर्चा होता है। क्या बोलते हो आप लोग? आप लोग सहमत हो कि आज एक परिवार के खर्चे के लिए कम से कम 10 से 20,000 रुपए खर्चा होता है? ये खर्चा हम लोग करते कहाँ हैं? हम लोग ये खर्चा करने कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। बाजार में सामान कहाँ से आता है? कुछ बनाने वाले होते हैं, बाजार में सामान डाल देते हैं। जिस सामान को हम लोग 100 रुपए में खरीद के लाते हैं, वो सामान लगभग 30-40 रुपए में बनता है। 30-40 रुपए का सामान था, हमारे पास आते आते 100 रुपए का हो गया। बीच का 60 रुपए बाजार में चला जाता है। इस 60 रुपए के कारण बाजार का एक आदमी लखपति बनता है, एक करोड़पति बनता है, एक अरबपति बनता है और एक खरबपति। हमारी कंपनी ने देखा कि जब 60 रुपए के कारण बाजार के लोग लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकते हैं, तो क्यों ना उस आदमी से बात की जाए जिसके 60 रुपए थे। क्यों ना उस आदमी से बात की जाए जिसके 60 रुपए। कंपनी ने कस्टमर से बोला कि देख भैया, तू 100 रुपए यहां खर्च कर रहा था, 100 रुपए यहां खर्च कर रहा। हम लोग 40 में सामान यहां बना रहे हैं, हम 40 में सामान यहां बनाएंगे। जो डीलिंग तुम बाजार से कर रहे हो, जो सामान तुम बाजार से खरीद रहे हो, यदि यही डीलिंग आप हमसे करते हो तो बाजार वाला 60 रुपए हम आपको रिटर्न कर सकते हैं। जिस 60 रुपए के कारण बाजार के लोग अमीर बन रहे थे मेरे भाई, वो 60 रुपए यदि आपकी जेब में आएंगे तो आप अमीर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आपका दिल कह रहा है कि नहीं यार मनोज, यदि बीच वाला पैसा मिल जाए तो बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग। तो पैसा कहां से आएगा? बाजार वाला पैसा आपकी जेब में आएगा। अब दूसरा आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा था कि मनोज भाई करना क्या पड़ेगा, हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, हम करेंगे कैसे? तो देखा क्या है कि आज दुनिया का हर आदमी कहीं ना कहीं पैसे कमाने में लगा हुआ है। मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में ऐसा कहते हैं कि एक मध्यम वर्ग का आदमी सुबह उठता है और 10 घंटे काम पे जाता है, उसको करीब 7 घंटे आराम चाहिए, 3 घंटे उसको देने के लिए। आज की जिंदगी जीने के लिए हम लोगों को 20 घंटे तो चाहिए, तब हम आज की जिंदगी को जी पाते हैं। बचता है कितना हमारे पास? सिर्फ 4 घंटे। ये 4 घंटे कहाँ चले जाते हैं ना आपको मालूम ना हमें मालूम। इन 4 घंटों को यदि मैनेज किए जाए और इन 4 घंटों में से 2-3 घंटे इस बिजनेस को दिए जाए, और 2-3 घंटे देने से यदि आपको 9 महीने में 60 से 70,000 और 17 महीने में 30 लाख रुपए साल की इनकम आती हो, तो ये 2-3 घंटे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपका दिल बोल रहा है बिल्कुल देना चाहिए। हमने 2-3 घंटे देना चालू किए। इन 2-3 घंटों में करना क्या है? आपको इन 2-3 घंटों में सिर्फ एक व्यक्ति से मिलना है। वो हाँ करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति से डेली मुलाकात करना है। यदि रोज एक व्यक्ति से मिलते हैं तो महीने भर में कितने लोगों से मिल सकते हैं? लगभग 30 लोगों से मुलाकात हो सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज बताता है कि जब हम रोज एक आदमी से मिलने की ठान के निकलते हैं तो पूरे महीने भर में बड़ी मुश्किल से 24-25 लोगों से मुलाकात होती है। आप इन 24-25 लोगों से मिलते हो और इनसे क्या बात करना है मैं वो बताता हूँ, और फिर आप उसका जवाब देना आपके दिल से कि आपका दिल क्या बोल रहा है। इन 24-25 लोगों से आप मिले और इनसे क्या बात करना है। इनसे बात की कि देखो दोस्त, 9 महीने में 60 से 70,000, 17 महीने में 30 लाख रुपए साल की इनकम आ सकती है। देख लो, देखने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, गारंटी वाले प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट। यदि आपके जैसा आदमी 24 लोगों से ये बोले कि 9 महीने में 70,000, 60 से 70,000, 17 महीने में 30 लाख, दुनिया की नंबर 1 कंपनी, तो आपका दिल क्या बोलता है? कितने लोग हाँ करेंगे, कितने लोग मना करेंगे? तो आपका दिल कह रहा है कि मनोज भाई यदि मेरे जैसा आदमी 24 लोगों से बात करेगा तो करीब 50% लोग तो हाँ करेंगे, 50% लोग मना करेंगे, और ये सही है। लेकिन मैं वर्स्ट कंडीशन को लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल गिरी हालत में, कि आपको 23 लोगों ने मना कर दिया और एक आदमी ने आपको हाँ किया, आपका काम हो गया। एक आदमी जैसे आपके साथ आता है आपका काम हो जाता है। जैसे वो आदमी आता है उसको हम स्पॉन्सर कर देते हैं। बाकी के जो 23 लोग थे जिनने आपको बिजनेस के लिए मना कर दिया था, उनको ज्यादा मनाना थपाना नहीं है आपको, क्योंकि अपन को एक ही आदमी चाहिए। इन 23 लोगों को हमने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन किया। जब प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन किया तो सभी प्रोडक्ट नहीं लेंगे, अपन मान के चल रहे हैं कि 13 लोगों ने प्रोडक्ट के लिए मना कर दिया, हम प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेंगे। सिर्फ 10 लोगों ने आपका सामान खरीदा। एक आदमी यदि आपसे 1000 रुपए का सामान लेता है और पूरे महीने भर में आप 10,000 रुपए का बिजनेस करते हो, जिस आदमी
आदमी को स्पॉन्सर किया था उससे भी 10,000 रुपए का सामान खरीदवाते हो तो आपको 60-70 हजार रुपए की इनकम आपको 7 महीने में आने लगी। यदि आपको लगता है कि भैया जिनको मैं जानता हूं वो ऐसे लोग नहीं, हर आदमी 1000 रुपए का सामान नहीं ले पाए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना आधा कर देते हैं। आपने हर आदमी को 500 रुपए का सामान दिया, पूरे महीने भर में 5,000 का बिजनेस किया, एक आदमी को स्पॉन्सर किया, उसने भी 5,000 रुपए का बिजनेस किया, तो आपको 60-70 हजार रुपए महीने की इनकम 8 महीने में आने लगी। आपको लगता है कि नहीं मनोज भैया वो हमारे लोग हैं, मैं जानता हूं वो ऐसे लोग नहीं लेंगे 500 का सामान, कोई दिक्कत नहीं, 500 का आधा कर दो 250। आपने एक आदमी को 250 रुपए का सामान दिया, पूरे महीने भर में आपने 2,500 रुपए का बिजनेस किया, एक आदमी को स्पॉन्सर किया और उससे भी 2,500 रुपए का बिजनेस करवा दिया, तो आपको ये इनकम 9 महीने में आने लग जाएगी। दोस्तों ये 3 स्टेप है। यदि आपको ऐसी इनकम आने के चांस हो, 60 से 70 और 30 लाख रुपए साल की इनकम आने के चांस हो, तो इन 3 में से आप कौन सा वाला कर सकते हो, वो करने की क्षमता, करवाने की क्षमता रखते हो। तो अधिकतर लोग, आपका दिल भी कह रहा होगा यदि मैं आपसे बोलूं कि इन 3 में से कौन सा वाला आप कर सकते हो और करवाने की क्षमता, करना होते भी नहीं, 7 तो 7 महीने, 8 तो 8 महीने, 9 तो 9। तो अधिकतर लोग मुझे जवाब देते हैं कि मनोज भाई ये बीच वाला मैं आराम से कर सकता हूं और लोगों से करवा भी सकता हूं, और एक्चुअल स्थिति यही है, अधिकतर लोग यही करते हैं। लेकिन मैं वर्स्ट कंडीशन, अभी तक मैं सिर्फ वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं कि बिल्कुल गिरी से गिरी हालत में, यहाँ पे भी मैं गिरी हालत लेता हूं कि आपने डिसाइड किया कि मनोज भाई मैं ये वाला तो कर ही दूंगा, 2,500 रुपए का बिजनेस कर दूंगा, और जिस आदमी, एक आदमी को स्पॉन्सर करके उससे भी 2,500 रुपए का बिजनेस करवाने की क्षमता रखता हूं। ये हमने डिसीजन ले लिया, हमने निर्णय ले लिया। ये आप थे, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 24 लोगों से बात की, 23 ने मना कर दिया, एक आदमी स्पॉन्सर हुआ, आपने अपना 2,500 का बिजनेस किया, अपना जो स्पॉन्सर है उससे भी 2,500 का बिजनेस करवा दिया, पहले महीने काम करना, अगले महीने फिर वही काम, एक आदमी को स्पॉन्सर करना है, 2,500 रुपए का बिजनेस करना, अगले महीने फिर वही काम, एक आदमी को स्पॉन्सर करना है, 2,500 रुपए का बिजनेस करना है। कितने महीने करना है आपको? ये काम 9 महीने करना है। जब आप 9 महीने काम करते हो तो आपकी एक टीम बन जाती है, आपका नेटवर्क बन जाता है, और इस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग थ्रू द नेटवर्क। अभी मैं बात कर रहा था कि करना क्या है, आपको ये करना है। मैं आपको एक लाइन में बता दूं करना क्या है, नहीं तो कई लोग मैंने देखा कि मीटिंग खत्म होने के बाद अपने आदमी को फोन लाके बोलते हैं कि भैया क्या अच्छा लगा, तो बोलते अरे यार काम बिजनेस तो अच्छा लगा लेकिन करना क्या है। मैंने बता दिया करना क्या है आपको। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि पैसा जेब में कैसे आएगा, और बात को खत्म। तो पैसा जेब में कैसे आएगा, ये मार्केट में जो 60% था ये बढ़ता कैसे, मैं बताता हूं। पहले 5 से 10% का एक रिटेल मार्जिन है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, और एक सीएसआई बोनस मिलता है, और 3 से 21% के कुछ बोनस मिलते हैं, परफॉर्मेंस कमीशन होते हैं, 6% का लीडरशिप बोनस है। आपने पैसे ऐसा बढ़ता है, पैसा जेब में कैसे आया ये बता रहा हूं। आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, और जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले महीने की बात थी, आप अकेले व्यक्ति थे, है ना, और एक व्यक्ति आप साथ में लेके आए थे, 2 लोगों की टीम हो गई थी, 2,500 रुपए का बिजनेस किया था, 5,000 का कुल बिजनेस हुआ था। क्या मिलेगा आपको? 30% इंडिविजुअल अपना अपना मिल जाएगा। अगले महीने, दूसरे महीने फिर वही किया अपन ने, 2 लोग थे, 2 नए लोग आए, 4 लोग हो गए, 2,500 का बिजनेस किया, आपका टोटल टर्नओवर 10,000 का हुआ। चारों लोगों को इंडिविजुअल 30% अपना अपना मिल जाएगा। फिर आगे बढ़े हम, 4 लोगों की टीम थी, 4 नए लोग, 8 लोग हो गए, 2,500 का बिजनेस किया, 20,000 का टर्नओवर हुआ। अब आप एक नए लेवल पे पहुंच गए, 33% के अलावा आपको 3% का एक और कमीशन आएगा। अब आपका जो मार्जिन, अपने बिजनेस का मार्जिन हो जाएगा करीब 33% का। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते चौथे महीने में, 5वें महीने में, 6वें महीने में, 7वें महीने, 8वें, 9वें महीने में आपकी टीम में करीब 256 लोग होते हैं, 256 नए लोग आते हैं। आपकी टोटल टीम में 512 लोग होते हैं, सभी लोग 2,500 का बिजनेस कर रहे थे दोस्त, 12,80,000 का टर्नओवर होता है, और आप 21% के लेवल पे होते हैं, और यहाँ पर आपको इनकम आती है करीब 70 से 1 लाख रुपए के महीने के बीच में। इस बिजनेस की ब्यूटी यहां से चालू होती है। आपने लगाया क्या था? आपने 9 महीने में 2,500 रुपए लगा के 22,500 रुपए का वो वाला सामान खरीदा जो आज भी आप कहीं ना कहीं से खरीद के ला रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एमए बिजनेस नहीं करोगे तो सामान खरीद के नहीं लाओगे। आपको टोटल इनकम, यदि मैं 3 महीने की इनकम जोड़ू, 7वें महीने, 8वें महीने, 9वें महीने की इनकम जोड़ता हूं, तो टोटल इनकम होती है 1,75,000। 22,500 लगा के आपने 1,75,000 का फायदा लिया। दोस्त, दुनिया में ऐसी कोई दुकान, दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस बता दो कि जहां पर आप 2,500 रुपए का सामान खरीदे थे और 1,75,000 का। इस प्लान की आपको लगता है कि मनोज भैया ऊपर पैसा नहीं आएगा, ऊपर भी पैसा आएगा, लेकिन मैंने उसको जोड़ा नहीं है। जोड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों से मिलोगे, जुलोगे, उनको सर्विस दोगे, तो जो आया था वो खर्च हो जाएगा। मैं सिर्फ 3 महीने की इनकम जोड़ा था। इस प्लान की ब्यूटी यहां से चालू होती दोस्त। 9वां महीना था, आप
21% के लेवल पे पहुंच गए थे। लेकिन आपको ये इनकम आती रहेगी, ये इनकम कम हो जाएगी, ये इनकम बढ़ जाएगी, ये डिपेंड करता है आपकी इस टीम के ऊपर। ये लोग हीरो तो आप हीरो, और ये जीरो तो आप जीरो। तो हम देखते हैं कि जिस महीने आपको 1 लाख रुपए का कमीशन आया था, आपका पहला साथी कहां था? उस महीने पहला साथी 15% के लेवल पे था और उसको 50,000 रुपए का कमीशन मिला। दूसरा वाला साथी 12% के लेवल पे था और उसको 25,000 रुपए मिले थे। तीसरा वाला साथी 9% पे था, ये 6% पे था, ये 3%, इन लोगों को 30% का रिटेल मार्जिन मिला था। 90 महीने में आपको 1 लाख रुपए की इनकम आई थी। 10वें महीने में आपका पहला साथी 21% के लेवल 1 लाख की इनकम में जाता है। 11वें महीने में दूसरा साथी, और 12वें महीने में आपका तीसरा साथी 1 लाख रुपए महीने की 10 लाख का टर्नओवर। जैसे ही आपका तीसरा मार्केट 10 लाख का टर्नओवर करके 21% के लेवल पे जाता है, इसके करेक्ट 5 महीने बाद आप इस बिजनेस में एक लेवल अचीव करते हो, और जिसका नाम है एमरल्ड। एक एमरल्ड की जो सालाना इनकम होती है दोस्त, वो होती है करीब 30 लाख रुपए सालाना। ये था मेरा बिजनेस प्लान। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा और बात को अपन खत्म करेंगे। आपने शुरू से अभी तक प्लान देखा, आपसे यदि मैं पूछूं कि शुरू से एंड तक अभी तक में आप यदि अपनी वाली पे आ जाओ, ठान लो, तो कौन सा काम लगता है कि आप नहीं कर पाओगे? अधिकतर बोलते हैं नहीं यार मनोज भैया, हमारा दिल बोला करना चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को यहां आके लगता है कि क्या ये हो पाएगा। और मैं बात कर रहा था कि क्या ये हो पाएगा, और मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि ऐसा क्रिएट द नेटवर्क और टर्नओवर। ये लोग देख के डर जाते हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा, और मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ एक समझाने के लिए प्लान था, एक काल्पनिक मॉडल था, ये इमेजिनरी प्लान था, ये ओरिजिनल नहीं था। ओरिजिनल में इससे अच्छा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूं, अभी तक अपन ने अभी वर्स्ट कंडीशन ली, अभी भी मैं और कम की स्थिति लेता हूं वर्स्ट कंडीशन, कि ऐसा नहीं हुआ, इससे आधा हुआ 50%। अभी मैं बोल रहा था 1 महीने में एक आदमी को स्पॉन्सर किया और 2,500 का बिजनेस किया। अब मैं बात कर रहा हूं 2 महीने में, कि 2 महीने में हम एक आदमी को स्पॉन्सर करेंगे और 2,500 रुपए का बिजनेस करेंगे। तो आपको कितना टाइम लगेगा? 18 महीने बाद आप 1 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे। मैं आपसे फिर एक प्रश्न पूछता हूं कि आज आप जो भी कर रहे हैं, आपका मेडिकल है, आपकी दुकान है, आपकी नौकरी, आज आप प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं, उस काम में आपको लगता है कि 18 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आने लग जाएगा? यदि आपका दिल कह रहा है कि नहीं यार भैया ऐसा तो नहीं लग रहा है, तो आज आप बिल्कुल सही जगह है दोस्त। जस्ट डू इट, डोंट वेस्ट इट टाइम। आपको स्टार्ट करना चाहिए। मैं थोड़ा सा एमबीए के बारे में चर्चा करूंगा और बात को खत्म करेंगे। आज जिस व्यक्ति ने बुलाया है, वो व्यक्ति इस बिजनेस को क्यों कर रहा है, इस बिजनेस की अच्छाई क्या है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है, इसमें नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, कोई टारगेट नहीं है और कोई बॉस नहीं है। ना तो आपको पैसा लगाना है, किसी से लगवाना है। दूसरी अच्छी चीज है 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी के प्रोडक्ट है। तीसरी अच्छी चीज है कि पार्ट टाइम में आपको इस बिजनेस को करना है, अपने मूल काम को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो 4 घंटे थे उनको मैनेज करोगे तो आप 30 लाख रुपए साल कमा सकते हो। चौथी अच्छी चीज है कि टीम वर्क है। ब्रिट वर्ल्डवाइड की टीम है दोस्त। जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है वो ब्रिट वर्ल्डवाइड की टीम का हिस्सा है, और उसके कारण पूरी ब्रिट की टीम आपको सपोर्ट करती है आपके बिजनेस को बढ़ाने में। ये कंपनी जो है, ये कंपनी दुनिया की पहली कंपनी जिसने अभी तक 4.3 लाख करोड़ रुपए का लोगों को कमीशन बांटा है। इस कंपनी सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा दुनिया के 108 देशों में ये काम कर रही है, और इसका 72,000 करोड़ का टर्नओवर था। इस कंपनी का इंडिया में 1998 में ये इंडिया में आई थी, 97 करोड़ का टर्नओवर किया था। आज इसके पास करीब 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और इनका टर्नओवर हुआ था 2000 प्लस। आने वाला भविष्य इसका बहुत उज्जवल है दोस्त। आने वाले टाइम में इसका टर्नओवर करीब 6,000 करोड़ होगा, और आप कल्पना करिए कि 6,000 करोड़ का 60% हम जैसे कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर बटेगा, बारे नारे हो सकते हैं। आप कल्पना करके देखिएगा। एक प्रोडक्ट रेंज है इसकी। ये कंपनी हर चीजों में डील करती है। आप पर्सनल केयर से लेके, होम केयर से लेके, न्यूट्रिशन से लेके, वेलनेस से लेके, हर चीज में आप जो चाहते हैं वो चीजें आपको मिल जाती है। कुछ कंपनी मेरी कुछ पसंदीदा चीजें इसमें, एक न्यूट्राइट कंपनी है जो 1934 से पूरी दुनिया में डाइटरी सप्लीमेंट बनाते हैं, और अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें इनके जो फूड सप्लीमेंट है वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर का। तो आप न्यूट्राइट के बारे में अपने जिसने मिलाया उससे सीखिएगा। एक और कंपनी आर्टिस्ट्री, जो वर्ल्ड की टॉप 5 ब्रांड में से एक ब्रांड है। मैं अभी जो बता रहा था आपके लिए कि करना क्या है, इतना बड़ा पैसा कैसे आएगा, सिर्फ दुकान चेंज करना है। अभी तक ये प्रोडक्ट ला रहे थे दोस्त, जिस दिन से ये प्रोडक्ट लाना चालू कर दोगे आपका फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको लॉयल्टी बोनस
पॉइंट मिलने जाएंगे, 100% संतुष्टि के प्रोडक्ट हैं और आप बेहद पैसा कमा सकते हो, आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो इस बिजनेस से। तो आपको सिर्फ ब्रांड चेंज करना है। हम हमेशा देखते हैं, लोगों से बात करता हूं मैं, और मैं जब मैं टीचर था लोगों से बोला करता था कि भविष्य सपनों से नहीं अच्छे मार्गदर्शन से बनता है। मैं सपने तो पहले भी देखा करता था और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं, लेकिन यदि कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। मेरी जिंदगी में 2 मार्गदर्शक ऐसे आए जिनने मेरे सपनों को पूरा कर दिया। सबसे पहले व्यक्ति थे सुमित एंटानिया माधव, जो IIT दिल्ली से थे। उनने इस बिजनेस में, मैंने जब देखा कि उन्होंने IIT दिल्ली से बीटेक किया था और मास्टर डिग्री अमेरिका से की, और वो इस बिजनेस को शिद्दत के साथ कर रहे थे, उनको देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ और बहुत जबरदस्त, उनने ही मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा दी और उनको देख के मुझे इस बिजनेस को करने का संबल मिला था। हमारे जो स्पॉन्सर है वो डॉक्टर संजीव शर्मा और अर्चना भाभी हैं। इन्हें MBBS किया इंदौर मेडिकल कॉलेज से, इनका लड़का डॉक्टर MD है, इनकी बहू डॉक्टर है, इनकी बिटिया डेंटिस्ट है, पूरा परिवार इनका नर्सिंग होम है। और ये हमेशा कहते हैं कि एक डॉक्टर को डायमंड बनने की जरूरत है, एक डायमंड को डॉक्टर बनने की होती है। इन लोगों ने मुझे मार्गदर्शन किया और इनके मार्गदर्शन से आज मैं डायमंड गया और मेरी लाइफ में वो सब कुछ है जो होना चाहिए था। और हमारी जो फंडामेंटल है, दुनिया की पहली कंपनी है जो अपने फंडामेंटल, अपने उसूलों पे काम करती है। एमबे के जो उसूल है, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवार्ड, ये दुनिया की पहली कंपनी जो फ्रीडम की बात करती है, ये दुनिया की पहली कंपनी जो फैमिली की बात करती है, इसमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, होप पूरी होती है दोस्त। तो ये मेरा बिजनेस प्रेजेंटेशन था दोस्त। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं यहाँ पे, यदि आप आते हो तो हम लोगों ने बहुत विदेशों की यात्राएं की हैं और आप भी विदेशों की यात्रा करेंगे। और यहाँ पर मैं फिर से वेलकम करता हूँ हमारे श्रवण भाई का। तो थैंक यू दोस्त। और मैं आपसे एक लास्ट निवेदन करूंगा कि यदि मेरे समझाने से यदि आपको बिजनेस समझ में नहीं आया है तो आप जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया उससे एक बार बैठिएगा, समझिएगा जरूर। बहुत सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड। बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, और सबसे बड़ी बात इतने संक्षिप्त तरीके से, एकदम डॉट, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है सीखने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं रिकग्निशन और प्रोडक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको फिर निवेदन करता हूँ कि आप फिर से ट्रेनिंग के लिए, ठीक। सो दोस्तों नमस्कार, आवाज आ रही है? जी जी भैया। भैया मेरा नाम पंकज टिटोरिया है, मैं एक बॉलीवुड एक्टर हूँ, थिएटर एक्टर हूँ, और मैं श्री अमिताभ बच्चन साहब के नाम एक चिट्ठी लेकर अपनी किस्मत आजमाने आया था बॉम्बे। और यहाँ हमने थिएटर ज्वाइन किया, बहुत स्ट्रगल किया, और 98 में हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली, हमने इसको शुरू किया। आज हम इस बिजनेस में जो भी कुछ हैं उसका ऑल क्रेडिट गोज टू अवर ग्रेट अपलाइन सुधा कपूर एंड विनोद कपूर जी को है, जिन्होंने हमें नर्चर किया, एक एक गलतियों को माफ किया, और अगर वो हमारे जीवन में नहीं होते तो शायद हम ये बिजनेस में नहीं होते। और उन्होंने हमारी मुलाकात करवाई हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर सुमित तानिया बहादुर जी, जो हमारे मेंटोर हैं और आज पूरे हिंदुस्तान को मेंटरशिप कर रहे हैं हमारी टीम को। दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि मैं बॉलीवुड से हूँ और मैं देख चुका हूँ, मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बताते हुए, लेकिन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि परमात्मा वो दिन किसी को ना दिखाया कि अभी 4 दिन पहले मुझे अपने दोस्त का फोन आया जो एक बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर थे और उनके हमेशा बिजी रहते थे और उनके पास सब कुछ था और करोड़पति थे, और आज उनका फोन आया कि पंकज आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम लोग कोरोना में हेल्प कर रहे हैं लोगों को। बोले मुझे भी हेल्प करोगे क्या? मैंने कहा क्या हो गया? बोला ऐसे ऐसे सिचुएशन है कि मैं सड़क पे आ गया हूँ, मुझे 80 लाख का नुकसान हो गया है। मैंने कहा क्या हेल्प कर सकता हूँ? बोले राशन दे सकते हैं क्या घर में? मेरा दिल रो पड़ा और परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उसे कुछ हेल्प कर पाया। मैं तो कुछ किसी की हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन ये बताना ये चाहता हूँ कि लॉकडाउन लगा है, पूरी इंडस्ट्री बंद है, बहुत लोग सड़क पर आ गए हैं कि थैंक गॉड कि हमको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई गई, एक डिसीजन हमने लिया और हमें सुधा जी ने बताया कि ये वैल्यू बताई इस बिजनेस की, हमें कुछ नहीं पता था। और आज हम जो भी कुछ है हम थैंक गॉड है परमात्मा के कि उन्होंने हमें ये बिजनेस दिखाया। आज हमारा बिजनेस हिंदुस्तान के हर शहर में है परमात्मा की कृपा से। आज विदेश में आज हमारे भगवंत सिंह, वीना सिंह जी वेलकम, आज बहुत बड़ी टीम है उनकी, ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटरशिप में वो काम कर रहे हैं।
तो मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स, बिजनेस बहुत अच्छा है, इसको समझिए और लोगों के साथ शेयर करने में शर्म मत कीजिए। लोगों को जरूरत है, लोग ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटी, और आपके हाथ में ईश्वर का बहुत बड़ा बिजनेस आपके हाथ में है, बहुत बड़ा काम आपके हाथ में है। आज हम जो भी कुछ हैं, हमने ब्रिट एजुकेशन सिस्टम को हमने फॉलो किया, उसकी वजह से हम ये हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे ये जो बनाया हमारी बहुत बहादुर टीम ने, जैसे श्रवण है, पूनम दुबे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका और विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। हियर इज अमिता जी। हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। सबको एक ही चीज बताना चाहूंगी कि इस दौर में हम लोग इतने अच्छे से मिल रहे हैं, मीट एंड ग्रीट हो पा रहे हैं, फेस टू फेस हो रहे हैं, हर शहर के लोगों से बात हो पा रही है। वरना हम लोग दादर मीटिंग में जाते थे तो सिर्फ बॉम्बे के या कल्याण के या आसपास के एरिया के लोग ही आते थे, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के लोग, इवन कनाडा से बैठ के भगवान जी और मीना जी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो इतना अच्छा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आज हम हजारों नहीं लाखों लोगों के पास टच हो सकते हैं। ये समय एक डिसीजन लेने का समय है। ये समय इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे व्यर्थ ना गवाया जाए, और इस समय की एक एक पल की कीमत और कहीं गुना ज्यादा है जो हमारे पहले वक्त के ज्यादा कंपैरिजन में अगर हम करें। आज आप अपने पे काम करने के लिए आपके पास सफिशिएंट वक्त है। पहले कहते थे लोगों के पास सीडी सुनने का समय नहीं है, बुक पढ़ने का समय नहीं है, हम लोगों से बात नहीं कर सकते, हमें घर में आराम नहीं मिलता, हमारे पास बहुत काम है, हम कैसे एक्सरसाइज करें, हम कैसे अपने आप को मेंटेन करें। तो आज का समय हर पल इन्वेस्ट करने का है, ना कि वेस्ट करने का। बहुत सारे लोग न्यूज चैनल देख रहे हैं, मैं कहूँगी उस पर टाइम वेस्ट मत करो। चाहे तो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, अपने जो भी नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो उसको नर्चर करने में इन्वेस्ट करो। ये डिसीजन लेने का समय है। इस समय आप सोचो कि इस बिजनेस को हम कितना बड़ा कर सकते हैं। थैंक गॉड इस बिजनेस में हम लोगों ने 22 साल पहले डिसीजन लिया। थैंक यू सुधा जी एंड विनोद जी, आपने हमें थोड़ा सा प्रेशराइज करके हमें आगे लेकर आए। हमें अच्छा लगा। वो प्रेशर अब प्रेशर नहीं लगता, लेकिन उस समय लगता था प्रेशर। और आज हम आपका लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बिजनेस शायद आज के दिन के लिए ही बिजनेस बना था। और मैं सभी पूरी टीम, अपनी पूरी एंटायर टीम, श्रवण, पूनम और जितने भी सत्येंद्र, जितने भी लोग हैं, मैं सबको तहे दिल से कांग्रेचुलेट करूंगी कि इस बिजनेस में लगे रहना, और बहुत सारे नए पिन आपके आएंगे। आप लोगों ने जो पूरी टीम को बांध के रखा है, ये राइट टाइम है टू बिल्ड पीपल एंड टू बिल्ड देमसेल्फ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। गो डायमंड, गो गेम एंड लव यू ऑल। और मनोज जी, आपके ने बहुत अच्छा प्लान दिखाया। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। हेड्स ऑफ। थैंक यू मनोज भैया। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो वी हैव विजय प्रकाश एंड माधवी जी फ्रॉम मुंबई। नमस्कार सभी को। मेरा नाम माधवी गुप्ता है और मैं बिजनेस वूमन। हमने बिजनेस शुरू किया था अपने ड्रीम के लिए, और हमको बिजनेस में हेल्प किया हमारी सारी अपलाइन और ब्रिड सिस्टम और एमवे कॉर्पोरेशन। इस बिजनेस को अगर हम कर सकते हैं तो आप सब कर सकते हैं। थैंक यू। नाम विजय प्रकाश, बिजनेस बैकग्राउंड, और ट्रेडिशनल बिजनेस को करते हुए बिजनेस को शुरू किया था, और काफी सालों से हिंदी थिएटर से कनेक्टेड रहा। खुद का अपना टीवी सीरियल का प्रोडक्शन शुरू किया था, और करीब 22 साल पहले बिजनेस को शुरू किया था। पार्ट टाइम बिजनेस पे फ्लेक्सिबल टाइम में करना शुरू किया था, और धीरे 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 करते 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 जो है आज अपने सारी अपलाइन, विष्णु प्रवेश मेहरा जी, पंकज, अमिता टिटोरिया जी, सुधा जी, विनोद जी, सुमित अंताने बहादुर जी, इनकी गाइडेंस से, सपोर्ट से, मार्गदर्शन से, हेल्प से, और ब्रिड सिस्टम की हेल्प से, एमवे की हेल्प से, ये सारा सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए भी था और आज आपके लिए भी है। लेकिन ये जो बहुत बड़ा रीजन है कि आपका अपना रीजन, जो आपका पर्पस, अगर वो स्ट्रांग है और सीखने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने सुना होगा हर आदमी कहता है कि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप तभी कर सकते हैं कि जिस तरह से काम हम लोगों ने किया है, जिस तरह से हम लोगों ने सीखा है, वैसा ही आप भी सीखोगे और वैसा ही आप काम करोगे, तभी आप कर सकते हो, तभी आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो, है ना। तो काम आपको भी करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको सीखना समझना है। विश ऑल द बेस्ट। गो ग्राउंड। थैंक यू सो मच विजय जी एंड माधवी जी। और 1 सेकेंड। हाँ जी। अब मैं एक बार मनोज जी और भाभी जी को बुलाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया थोड़ा सा, भले आज रिकग्निशन में देरी जरूर हो गई है, लेकिन
समय आप पूरा लेंगे जितना आपका है। और मैं अगली बार से सब एमरल्ड्स एंड डायमंड्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद अगर आपको अंदाजा हो कि भैया ने हमको आज 8:30 बजे दे दिया था और हम उनको 9:15 बजे लौटा रहे हैं, तो शायद इसको हमको अब कम करना होगा। तो समय की मर्यादा को ध्यान देते हुए खाली एक ड्रीम के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था एमरल्ड से, और डायमंड के लिए 1 इम्पैक्ट मैसेज। तो अगली बार से उसको हम ध्यान देंगे तो मीटिंग समय पे कम पूरा कर पाएंगे। सो मनोज भैया, ऑल्दो वी आर स्टार्टिंग लेट, लेकिन हम आपका बिल्कुल नहीं काटेंगे, आप दिल खोल के जो आपका है सब्जेक्ट पूरा करिए। सो नाउ वी रिक्वेस्ट मनोज जी एंड चंद्रबाबा जी टू कम बैक। सो हियर वी गो। नमस्कार, मैं फिर से मनोज स्थापक और मेरी वाइफ चंद्रप्रभा स्थापक हम लोग बातचीत करेंगे। और मैंने देखा है कि हर आदमी का एक ही सपना होता है, और हर व्यक्ति जो भी एमबीए में आता है उसका एक ही ड्रीम होता है कि मनोज भाई ये बताओ कि मैं सफल कैसे हूँ। सक्सेस के ही लिए लोग महत्व देते हैं कि, और आज आप मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो तो उसमें भी आपका एक ही ड्रीम है कि यार मनोज भाई कुछ ऐसा बता देंगे जिससे हम सफल हो जाएंगे। तो आज मैं वाकई वही बताने वाला हूँ कि आप सफल कैसे हो जाओगे। देखो दोस्तों आप लोगों को बड़ा टेंशन दे दिया मैंने, आप बहुत गौर से सुनोगे यहाँ पे। तो इस बिजनेस में सफलता के लिए जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है कि आपका इंटरेस्ट, आपका कितना इंटरेस्ट है। आज इस मीटिंग में आप कितने फोन के बाद और कितने मैसेज के बाद जुड़े हैं, ये इंटरेस्ट ही बताता है। आज आपने कितने लोगों को ये लिंक भेजी थी और कितने लोगों को आपने इसमें इनवाइट किया था, ये इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सफलता सिर्फ आपका इंटरेस्ट दिलवा सकता है। और दूसरी चीज है कि इस बिजनेस में आपकी जो पर्सनल इनर ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ माने इनर ग्रोथ जो है वो ही आपको आगे ले जाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा सक्सेस के ऊपर आज, और कुछ चीजें बात करूंगा, और बहुत वो एक जनरल टॉक है लेकिन आज की टॉक आपको बड़ी अच्छी लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है सफलता। दोस्तों सफलता का कोई रास्ते नहीं होता है। आप यदि सोच रहे हो कि कोई सीक्रेट मिलने वाला, तो सफलता का कोई सीक्रेट नहीं है। आपको सफल बनाएंगी आपकी चुनौतियां। आपके बीच में और आपकी सक्सेस के बीच में यदि कोई चीज है तो उनका नाम है चुनौतियां। वो जो आपको जो चैलेंज आएंगे वही आपको सफल बनाएंगे। ये जो चुनौतियां हैं यही लोगों को इस बिजनेस से बाहर कर देती हैं, और यही चुनौतियां, ये जो चैलेंज है यही लोगों को लीडर बना देते हैं, स्ट्रांग बना देते हैं। यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे सफलता है और आप दोनों के बीच में चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां आपको चैलेंज कर रही हैं कि हमसे जीतोगे तो ही सफल हो पाओगे। तो कुछ चुनौतियां हैं जिनसे आपको डट के सामना करना पड़ेगा। दोस्तों सफल लोग अपनी चुनौतियों को कैसे डील करते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें आपको सफल लोगों के टच में रहना है, सफल लोगों के साथ में हमेशा टच में रहना है। सफल लोग अपनी चुनौतियों को कैसे डील करते हैं और उनके समाधान कैसे ढूंढते हैं, ये आपको उनसे सीखना पड़ेगा। कोई चीज की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं, सिर्फ जरूरत है आपकी क्षमता पर, आपके आत्मविश्वास की। यदि आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा है तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। कुछ लोगों के अलग अलग दिक्कतें आती हैं, कुछ अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि मनोज भैया उम्र इसमें कोई रोड़ा तो नहीं बनता है। तो मैं अधिकतर लोगों से बोलता हूं कि किसी भी उम्र में इस बिजनेस में आप सफलता हासिल कर सकते हो। इसमें उम्र चाहे वो 18 साल के हो, चाहे आप 81 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सीखने की जो ललक है, आपका इंटरेस्ट, आपकी इनर ग्रोथ, आपके सीखने का जो जज्बा है वो आपको सफल बनाए। एक इसमें और उभर के सामने आती है जो जिसको मैंने बहुत अनुभव किया है। हम लोगों के अंदर जैसे मोबाइल खरीदने जाते ना तो कुछ चीजें इनबिल्ड रहती है। ऐसी हमें भगवान ने जो मशीन बनाई है इसमें कुछ चीजें इनबिल्ड है हमारे अंदर, वो बाहर से नहीं आई है, वो अंदर से ऑटोमेटिक है। एक उनमें से चीज है निगेटिविटी और दूसरी चीज है डर। ये हमारे अंदर इनबिल्ड है। यदि मैं बोलूं मेरे अंदर निगेटिविटी नहीं है, झूठ बोल रहा हूँ। यदि मैं बोलूं मैं डरता नहीं हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। ऐसी ये मशीन ही ऐसी बनी है, इसमें ये 2 ऐप ऑटोमेटिक इनबिल्ड रहते हैं, ये ऐप है ना। तो पहली बात करूंगा मैं नेगेटिविटी की, कि इसमें नेगेटिविटी के बारे में आपको बात करूं कि आप हमेशा ये ध्यान रखें, ये हमेशा आपको याद रखना है कि जिंदगी आपके अनुसार कभी नहीं चलेगी। जिंदगी की एक परिभाषा है
कि घटनाओं के समूह को जीवन कहते हैं। आप सोचो कि आपकी जिंदगी में घटनाएं नहीं घटेंगी, ऐसी जिंदगी होगी, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त। घटनाएं तो घटेंगी। आप हमेशा याद रखिए कि जिंदगी हमेशा इस तरह नहीं चलती है जिस तरह हम चलाना चाहते हैं। जिंदगी में हमेशा घटनाएं घटती रहेंगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ऐसी चीजों को लेकर यदि आप शिकायत करने की या घटनाओं को लेकर आप शिकायत करने के मूड में हमेशा रहोगे कि आप शिकायत करोगे हर बार, यदि भैया हमारे साथ ये घटना हो गई, हमारे साथ ये घटना हो गई, हमारे साथ ये घटना हो गई, हमारे साथ ऐसा हो गया, यदि आप इनको लेके शिकायत करते रहोगे तो शिकायत करने से घटनाएं कभी कम नहीं होंगी ना कभी घटेंगी, है ना। इन शिकायत करने की बजाय हमेशा आपको एक सकारात्मक रवैया रखना पड़ेगा और हमेशा इन्हीं घटनाओं के आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेंगे। ये जो हमारी जिंदगी में घटनाएं घट रही है, हमेशा शिकायत करने की बजाय यदि समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे और उस पर चिंतन करें, आप जो समस्या आई है उस पर, आज भी ये वर्ल्ड वाइड समस्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश की समस्या है, मुंबई की समस्या है, हर जगह की समस्या है। कहीं पे ग्रीन जोन की समस्या है, कहीं पे रेड जोन की समस्या है, कहीं पे ऑरेंज जोन की समस्या है समस्या हर जगह। ऐसा नहीं कि कोरोना कहीं भी किसी को भी हो सकता है। अब इसी की हम शिकायत करते रहे, भैया कोरोना आ गया, ऐसा हो गया, तो हमें समस्याओं की बजाय समाधान ढूंढना है, हमें उन पर चिंतन करना है, हमें अपने लोगों से सलाह लेना है, उन लोगों से जो सफल लोग हैं उनसे सलाह लेना है और शांतिपूर्वक तरीके से इन समस्याओं से अपने आप को निपटाना है और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना है। हमेशा डर तो लगा रहता है कि ऐसा नहीं हो कुछ हो जाए, है ना। तो आपका डर महज एक भाव है, जो आपको डर लग रहा ना, एक आपके अंदर के उत्पन्न हुआ भाव है और भाव के अलावा कुछ भी नहीं है। जो आपकी एक कल्पना से, या जब आप कल्पना करते हो ना, इस भाव को लेके जब कल्पना करते हो तो ये और बढ़ना चालू हो जाता है। डर हमारे शरीर, हमारे मन का एक भाव है और जब इसके बारे में हम कल्पनाएं करना चालू कर देते हैं तो ये अपना और विराट रूप बना लेता है। बाली के बारे में सुना होगा आपने, डर का नाम ही बाली है ना। ये जिसके अंदर घुस जाता है उसकी ताकत को आधा कर देता है, ठीक है ना। तो आपको डर से नहीं डरना है, डर एक भाव है सिर्फ, और ये जैसे आप कल्पनाएं करते हैं इसके बारे में आपको और डर लगने लग जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि साइकिल चलाने से कौन डरता है। आज आपने साइकिल चलाई है या कोई भी साइकिल, आपने 10 साल से साइकिल नहीं चलाई है, यदि डरते हो कि आप साइकिल चलाने से आपको आज तक कभी डर नहीं लगा। यदि आप साइकिल के बारे में सोचना चालू कर दो, कल्पना चालू कर दो, तो आप आज भी डर सकते हो, जबकि आप चलाना जानते हो तब भी डर सकते हो। तो आपको डरना नहीं है। डर हमेशा उसी कार्य से लगता है दोस्त जिसका हमें ज्ञान नहीं होता है। यदि आप कार चलाने से डर रहे हो, इसका मतलब ये है कि कार चलाने का आपको नॉलेज नहीं है। डर हमेशा आपको, डर खत्म करना है तो आपको जिस चीज से डर लग रहा है उसका आप ज्ञान लो और उसमें आप अपनी स्किल को डेवलपमेंट करना चालू कर दो। जैसे जैसे आप ज्ञान व कौशल बढ़ाना चालू करोगे वैसे वैसे आपका डर कम होता चला जाएगा और उस कार्य में आपको सहजता आती चली जाएगी। आप एकदम सहज होते चले जाओगे और जैसे ही आप सहज होगे आप एकदम अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लग जाओगे उस काम में। तो जिस काम में आपको डर लग रहा है उसका, इसका मतलब ये है कि उस काम का आपको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो ज्ञान लीजिए। उस ज्ञान में आप अपने स्किल को डेवलपमेंट करिए और स्किल को डेवलपमेंट करके आप उसको अभ्यास करेंगे तो आप उस ज्ञान का अभ्यास करते जाएंगे, आपका डर खत्म होता चला जाएगा। अधिकतर लोग मेरे से बोलते हैं कि मनोज भैया हम तो बहुत किससे बात करेंगे, मुझे बात करने में डर लगता है, मैं लोगों से कैसे मिलूंगा, मुझे लोगों से मिलने में डर लगता है, मैं वीडियो पर कैसे, कैमरे के सामने कैसे बोलूंगा उसमें डर लगता है। ये महज आपके दिमाग का एक फितूर है। आप बैठिए, एक बजे से बोलता है कि भैया मैं कैसे प्लान दिखाऊंगा, अब मैं तो पहले बड़े अब मोबाइल अकेला बैठा है, मैं अकेला बैठा हूँ, ये सब डर, ये भय की बात है और भय का भूत होता है, ये कोई भय होता नहीं है, तो आपको डरना नहीं है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीखना है और जो सीखना है उसका अभ्यास करना है और अभ्यास को विकसित करते रहना है। आपको बार बार कर अभ्यास के जड़मत होत सुजान, आपको अभ्यास करते रहना है, अभ्यास करते रहना है और आप
आपका डर खत्म हो जाएगा। तो मैंने देखा है कि डर का मतलब ये है, डर आपको उसी चीज से लगता है जिस चीज का ज्ञान नहीं होता है। जैसे उस चीज का ज्ञान हो जाता है आप उससे डरना बंद कर देते हो। आपके ज्ञान को, आपको कौशल को, जैसे प्लान दिखाने का डर है, इसका मतलब ये है कि आप डर नहीं रहे हो, आपको प्लान का नॉलेज नहीं है। जैसे आप नॉलेज लेते हो और बार बार उस पर प्रैक्टिस करते हो, वो डर खत्म होता है। ठीक है ना? कोई भी परीक्षा होती है, चाहे वो पढ़ाई की परीक्षा हो, चाहे वो जिंदगी की परीक्षा हो। हम लोगों की जिंदगी में कई परीक्षाएं हमने पढ़ाई में दी है और अब जिंदगी की परीक्षाएं दे रहे हैं। तो जब भी कोई परीक्षा होती है, हमारे जुबान पे एक शब्द आता है, उस शब्द का नाम है काश। मैं उसको बताऊंगा आपके लिए। ये एक शब्द आता है, दिख रहा है आप लोगों के लिए, KASH, काश। ये काश जो शब्द होता है, और हमारे मुंह से एकदम काश निकल जाता है, काश मैंने उस वक्त पढ़ लिया होता, काश मैंने उस वक्त ऐसा कर लिया होता। मुझे लगता है कि ये जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और जब ये समय निकल जाएगा, तो फिर आपके मुंह से एक बार काश निकलेगा कि काश उस वक्त मैंने अपने आप को बिल्डअप कर लिया होता, काश मैंने ये सीख लिया होता, काश मैंने एक्सरसाइज कर ली होती, काश मैंने प्रोडक्टों का नॉलेज ले लिया होता। काश, बहुत सारा काश है। तो इस काश को मैं आपको समझाऊंगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि KASH, के माने नॉलेज, K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल और H फॉर हैबिट्स। ये यदि अपनी लाइफ से यदि अपने आप इस काश शब्द को खत्म करना चाहते हो कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज मैं भी डायमंड होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता आज मैं भी एमरल्ड होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, तो ये जो काश शब्द है, आज मैं इस काश को अपनी लाइफ से खत्म करना चाहता हूं। तो सबसे पहला काश का शब्द होता है के माने नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड का आप सभी जानते हो, अभिव्यक्ति आपकी, आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण, आपके सोचने का तरीका। S माने स्किल, स्किल माने आपकी कार्य कुशलता, आपका जो कौशल होता है वो। हैबिट माने आपकी आदतें, जो आदतें हैं। तो मैं एक एक चीज को थोड़ा सा बताऊंगा। K फॉर नॉलेज, हम लोग बोलते हैं कि नॉलेज इज पावर, हमेशा ये शब्द बोलते आए हैं कि नॉलेज इज पावर। मैंने अभी बोला कि डर वहां लगता है जहां हमें ज्ञान नहीं होता है। अज्ञानता हमें डर की ओर ले जाती है, अज्ञानता हमारे अंदर भय पैदा करती है, अज्ञानता हमारी क्षमताओं को कमजोर करती है, अज्ञानता। तो नॉलेज इज पावर, इसलिए नॉलेज को पावर कहा गया। ज्ञानी लोग होते हैं वो कमजोर नहीं होते हैं, वो हर चीज को फेस करते हैं। तो जब भी नॉलेज की बात आती है तो किसी भी कार्य को करने के लिए पहली सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उस काम का हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि हम उस काम का ज्ञान है, यदि हम उसका नॉलेज है, तो हम उस ज्ञान पे जितना अधिक और सही, हमें उस काम का ज्ञान जितना अधिक और सही होगा, यदि कार चलाने का ज्ञान आपको अधिक है और बिल्कुल एकदम सही परफेक्ट है, तो आप उस काम को उतनी सहजता से कर पाएंगे। तो नॉलेज आपके काम को सहज बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपको ज्ञान होना चाहिए। जीवन आपको जितना ज्यादा ज्ञान रहेगा, जितना उस काम का नॉलेज रहेगा, जीवन उतना आनंद रहेगा, आनंदमय रहेगा, और जीवन उतना आपका आसान होता जाएगा। ज्ञान को हमेशा आपको बढ़ाते रहना है। ज्ञान के बारे में हमारे पिताजी हमेशा बोलते थे कि मनोज भाई, ज्ञान ऐसी चीज है कि इसको बढ़ाओ तो ये बढ़ता है, और यदि आपको इसको रोक दिया तो ये ऑटोमेटिक कम होना चालू हो जाता है। यदि आप सोच रहे हो कि मुझे बहुत ज्ञान है, और यदि आप ज्ञान में अपडेट नहीं ले रहे हो, आप यदि ज्ञान को बढ़ा नहीं रहे हो, तो मैं आपको गारंटी से लिख देता हूं कि जो भी आपके पास नॉलेज था वो लगभग कम हो चुका है। जो आज से 5 साल पहले नॉलेज था या 6 महीने पहले नॉलेज था, वो आपका नॉलेज कम हो चुका है। इसलिए ज्ञान को हमेशा बढ़ाना पड़ता है, और ज्ञान हमेशा बढ़ाने से बढ़ता है। तो नॉलेज को आपको बढ़ाना पड़ेगा। नॉलेज को बढ़ाने के लिए कौन सा नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। जिस बिजनेस में हो उस बिजनेस का नॉलेज बनाना पड़ेगा। हम लोगों को एमबीए में 2 चीजों का नॉलेज होना चाहिए। एक तो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। दूसरा पीपल, ये लोगों का बिजनेस है। हाउ टू डील पीपल, लोगों को हम कैसे डील करें। प्रोडक्टों का नॉलेज, एमबीए अभी आपके लिए डेली 3-4 लिंक भेजती है। डेली उनके प्रोग्राम हो रहे हैं प्रोडक्ट के ट्रेनिंग की। आप सोच रहे हो हम प्लेटिनम, हमें अटेंड नहीं करना। आप सोच रहे हो कि मैं डायमंड हूं, हमें अटेंड नहीं करना। दोस्त, आपने जो ट्रेनिंग ली थी वो बहुत पुराने ट्रेनर थे, और जमाने भर की बातें थी। अब नए ट्रेनर आ गए, नए तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं हर ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा हूँ। नॉलेज अपडेट करना है, हमें अपने आप को अपडेट करना है। हम भी एक मशीन है, और हमारे कुछ ऐप है जो अपडेट मांगते रहते हैं। उन ऐपों को अपडेट करना है। उनमें से एक नॉलेज वाला ऐप भी है जिसको अपडेट करते रहना है ना। तो आपको हमेशा सीखते रहना है, आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेना है, आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड के लीडर्स की
आपको टीचिंग की बहुत जरूरी है। यदि आपको अपनी लोगों को डील करना है तो आपको ब्रिट वर्ल्डवाइड का सहयोग लेना पड़ेगा। और मैं बता दूं आपके लिए कि जिस आदमी को इस बिजनेस में सक्सेस का पहला मंत्र है कि जिसको लोगों को डील करना आ गया वो इस बिजनेस में सबसे सफल होता है। ये प्रोडक्टों को डील करने, लोगों को डील करना है। आपको लोगों के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि लोगों को अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को क्या अच्छा लगता है ये महत्वपूर्ण है। और हम लोग अभी तक वही बातें करते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या अच्छा लगता है। अरे आपको अच्छा लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं मेरे भाई, लोगों को क्या अच्छा लगता है। यदि आपने ये सीख लिया तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज है इसका एटीट्यूड। ए फॉर एटीट्यूड, मैंने बोला KASH, एटीट्यूड। एटीट्यूड माने आपकी अभिव्यक्ति, आपके का रवैया, जो आप रवैया, आपका जो रवैये में समा जाता है, आपके बैठने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके हंसने का तरीका, आपको लोगों को यूज करने का तरीका, एटीट्यूड। तो आपका दृष्टिकोण, तो इस बिजनेस में जो एटीट्यूड है, जो आपका रवैया है, वही आपके व्यक्तित्व का प्रमुख घटक है। आप किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हो, आपका एटीट्यूड, आपका अभिव्यक्ति, आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण, जो भी आप बोलते हो, आपकी सोच, जो भी आप बोलते हो शब्द, वो आपके व्यक्तित्व का प्रमुख घटक है, जो आपका निर्भर, जो डिसाइड करता है कि आप सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। जो वही डिसाइड करता है कि आप सफल हो पाएंगे या विफल होंगे, आपके एटीट्यूड, आपके रवैये पर। अधिकतर जो लोग होते हैं वो अपने सफलता को, अपने दृष्टिकोण के कारण ही अपनी सफलता को पीछे छोड़ देते। कई लोगों को मैंने देखा है कि कई सालों से कई पिनों एक ही पिन पे बैठे हुए हैं। आपका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है अपने लिए और दूसरों के लिए, यानी जब कई लोगों की, मैंने बात कर रहा था कि मैं कई लोग एक ही पिन पे बहुत सालों से बैठे हुए, उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पिन चेंज क्यों नहीं हो रही। मनोज भैया मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मेरी पिन, मैं बता देता हूँ क्यों नहीं हो रही चीज। अब आप ये बोलने लग गए हो, आपकी जो 3 लेगे हैं, आप एमरल्ड बने बैठे हो, आप फाउंडर प्लेटिनम बने बैठे हो, आप हमेशा जब भी अपनी अपलायंस से बात करो तो भैया मैं उसके लिए इतना काम करता हूँ, वो मेरी सुनता ही नहीं है, मैं उसके लिए इतना काम। मैं बता दूं आपके लिए, आपका ये दृष्टिकोण चेंज करना होगा। आप अपने लिए काम करिए। और मैंने बता दूं कि एक लड़का, एक बेटा अपने बाप के लिए काम नहीं करता, हर आदमी अपने लिए काम करे। यदि आपने बीटेक की डिग्री ली थी तो अपने लिए ली थी, यदि आप कलेक्टर बनो तो अपने लिए बने हो। यदि आपको ये मालूम होता कि आपकी पढ़ाई से मनोज स्थापक कलेक्टर बनेगा तो मैं बता दूं कभी पढ़ाई नहीं करते आप, बात समझ ना। तो जब आपका दृष्टिकोण ये रहता कि मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूं, कभी भी आप पिन चेंज नहीं कर पाओगे। आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। मैं यदि चौबे जी की लैंग में काम कर रहा हूं, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। जब आप अपने लिए काम करते हो तो आपके काम करने का तरीका, आपका दृष्टिकोण, आपका मन, आपका विश्वास, आपका ईमानदारी, सब कुछ 100% होता है जब आदमी अपने लिए। तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए। कोई भी काम करो, किसी अपनी डाउन लेग के लिए करो तो वो आपकी डायमंडशिप के लिए काम है, आपकी एमरल्डशिप के लिए काम है। आपको ये एटीट्यूड रखना। कई लोग मेरे से बोलते भैया उसको मैंने 50 बार फोन लगाया, अरे वो काम का आदमी नहीं है। अरे तुमने उसके लिए काम किया होता तो कैसे काम, अपने लिए काम करो, आप अपने लिए एटीट्यूड। इसके बाद स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्किल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कार्य में कुशलता। काम आप भी करते हो और काम हम भी करते हो, काम सुमित जी भी करते हैं। लेकिन जब सुमित जी काम करते हैं तो उनको उसी काम में सफलता मिलती है, जब मैं काम करता हूं तो मुझे कम सफलता मिलती है, जब आप काम करते हो तो आपको सफलता नहीं मिलती। इसमें आपको कुशल होना पड़ेगा, नहीं तो आप एक्सीडेंट करते रहोगे। यदि आप कार चलाने में कुशल नहीं हो तो आप हमेशा एक्सीडेंट करो। आप भगवान जाने कितने लोगों को मार डालोगे और आज तक हमने जाने कितनों के मर्डर कर दिए। तो आप ये मर्डर करना, ये एक्सीडेंट करना बंद करिए और आप पहले अपने काम में कुशल होइए। तो कार्य की कुशलता, ज्ञान जरूरी है लेकिन उस कार्य में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के लिए आपको कुशल होना बहुत जरूरी है। ज्ञान का लगातार अभ्यास करने से आपको कुशलता आ जाती है। जब आप नॉलेज को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार लगातार उसको स्किल में डेवलप करते हैं तो आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, आप उसमें बहुत एक डेवलपमेंट आ जाता है। चौथी चीज है, एक कहावत है, मैंने बताया था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करते हो हर चीज की, आप पहला प्लान दिखाओगे और 21
21वां प्लान दिखाओगे, पहले प्लान से 21वां प्लान आपको दिखाने में भी सहजता रहेगी और वो पहले प्लान से हमेशा अच्छा होगा। अगली बात मैं कर रहा था हैबिट की, आदतें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा कि ज्ञान को कुशलता में बदलने का काम जो होता है वो आदतों से होता है। आपको जो नॉलेज लिया है, कई लोग नॉलेज लिए ही जा रहे हैं, कई लोगों के घर में जाओ तो टंकियां भरी रखी है नॉलेज की, कई 12% को मेरे से ज्यादा नॉलेज है, कई प्लेटिनम को डबल डायमंड से नॉलेज ज्यादा है, और वो नॉलेज ही उनको परेशानी खड़ी करने लग गया है। घर में जगह ही नहीं है कहीं सामान रखने की, इतना नॉलेज हो गया है। मीटिंग दिन भर में जिसकी मीटिंग मिलती है उस मीटिंग में घुस जाते हो, ढेर नॉलेज लिए जा रहे हैं। नॉलेज अरे दादा, नॉलेज कौन सा नॉलेज पावर? मैंने बोला था नॉलेज इज पावर, लेकिन अप्लाई नॉलेज इज द पावर। अप्लाई कहीं नहीं हो रहा है, नॉलेज लिए जा रहे हैं, है ना। तो ज्ञान को कुशलता में बदलने का काम आदतें करती हैं। आपको आदतें होना चाहिए कि आप अपने ज्ञान को कैसे कुशलता में बदलोगे, है नहीं। और आदत हमेशा, जब आदत होने पर, जब उसकी आदत हो जाती है, जैसे मुझे कार चलाने की आदत हो गई, आपको साइकिल चलाने की आदत, जब किसी काम की आदत हो जाती है तो वो काम बड़ा ही सरल लगने लग जाता है। जैसे प्लान दिखाने की आदत है आपकी, तो आपको जो आदत बन जाएगी वो आपको फिर इजी हो जाता है, उस काम को करना इजी हो जाता है। तो उसको आपको हैबिट में बदलना है, और किसी भी चीज की आदत को बदलने के लिए, किसी भी काम को आपको आदत में बनाने के लिए 21 बार कर लो उस काम को, वो आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाता है। उस काम को 21 बार प्लान दिखा लो, वो आपकी आदत में आ जाएगा। 21 बार हर काम को 21 बार, तो आपको आदत बदलना पड़ेगी। आदत को में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको अपनी आदत से, ठीक है ना। तो बात कर रहे थे आदतों की। आदतें लोगों को इंसान बनाती हैं और आदतें ही लोगों को हैवान बना देती हैं। आदतें ही लोगों को फर्श से अर्श पे ले जाती हैं, और आदतें ही लोगों को ऊपर से नीचे ला देती हैं। आदतों का ध्यान रखना है, हैबिट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आपकी आदतें आपके चरित्र का आईना होती है। बात करते हैं अपन, कई लोग, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और वो प्रेजेंट और पास्ट के चक्कर में, भूत और भविष्य के चक्कर में लगते हैं। डर की तरह ही आपका बीता हुआ कल होता है, जो बीत गया है कल वो डर की तरह है। अब वो दिन नहीं आएंगे, जो निकल गए हैं वो कभी लौट के आने वाले नहीं, और उनकी ज्यादा आप चर्चा भी मत करें, भैया हम पहले ऐसा कर लेते थे, पहले हम ऐसे लोगों को बुला लेते थे और ऐसा हो जाए, ये नहीं होगा। यानी डर की तरह ही आपका बीता हुआ कल है, वह आप आने वाला जो कल है वो महज आपके दिमाग की एक उपज है। प्रेजेंट और पास्ट आपका बीता हुआ जो कल है वो आने वाला नहीं है कभी, और जो आने वाला कल है वो आपके दिमाग का एक फितूर है कि हम आगे ऐसा कर लेंगे, आगे ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये कुछ नहीं। आप कितना भी पश्चाताप कर लें, आप सिर पटक लो, यानी आप कितना भी पश्चाताप कर लें, अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते। आप कभी नहीं बदल सकते। जो हो गया है अब हो गया है, उसको भूल जाओ। और आप कितनी भी चिंता कर लें प्रेजेंट के बारे में, कितनी भी चिंता क्यों ना कर लें, आने वाले कल पर आपका बस नहीं है। जो हो आने वाला कल है उस पर आप कितनी चिंता फिक्र कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो कल पर अपना बस नहीं है दोस्तों। इसलिए जहां तक रास्ता दिखता है, जो आपको बताया जा रहा है, और जहां तक रास्ता दिखता है आप वहां तक चलिए, उसके बाद अगला रास्ता फिर दिखने लग जाएगा। कई लोग इतनी चिंता कर रहे हैं, इतनी चिंता करते हैं कि भैया 3 महीने बाद क्या होगा, 6 में कुछ नहीं। जो बताया जा रहा है, एक कहानी सुनी थी आपने कि एक आदमी था, उसको 10 किलोमीटर जाना था, उसके पंडित जी ने उसको टार्च दी, उस टार्च से 10 फीट दिखता था। वो लौट के आ गया पंडित जी के पास कि पंडित जी इसमें तो 10 फीट दिखता है, मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा कैसे, यानी मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा कैसे। और फिर उन्होंने बोला कि आप 10 फीट आगे जाओगे, आगे फिर देखोगे तो फिर दिख जाएगा, आगे फिर देखोगे। ऐसे ही आपको जो बताया जा रहा है, आज जो बताया जा रहा है उतना किया जाए। आपको बताया गया कि जूम पे टीम को लेके आओ, आपको बताया जा रहा है कि आपको ये काम करना है, आपको बताया जा रहा है कि रोज 10 कॉल करना है, सुमित जी ने बताया है। तो आपको जो बताया जा रहा है वो करते जाओ, आप ज्यादा भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य में क्या होने वाला है। तो आपको मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि आपको प्रेजेंट को लेके, जो प्रेजेंट में बताई जा रही है चीजें, मैंने देखा है कि लोगों को इतना नॉलेज हो गया है। एक बहुत अच्छा वो था, एक मंथ उन्होंने बताया था पंडित जी ने कि आप अपने बच्चों को इतना लायक मत बना दो कि वो कल के दिन तुम्हें नालायक समझने
लग जाए। कुछ लोग इतना नॉलेज ले चुके हैं, इतना ज्ञान ले चुके हैं डाउनलाइन, उनको अपलाइन में कमियां दिखने लग गई हैं। दोस्त अपलाइन होता है और उसमें कमियां मत निकालो। आपको जितना बताया जा रहा है आप उतना नॉलेज लीजिएगा और बहुत ज्यादा ज्ञान लेके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लास्ट में एक और बात करूंगा मैं कि आप एक और बहुत बड़ी खतरनाक चीज है कि दूसरे क्या सोचते हैं। हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या होगा, ये हम कभी नहीं सोचते हैं। हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में लोग क्या करते हैं, ये हमें बहुत चिंता रहती है। लोग अपने बारे में नहीं सोचते, यह सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, है ना। एक वो आया था मेरे पास कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो हम इसी चक्कर में लगे लोग क्या कहेंगे। तो जब मैंने ये देखा है कि जब भी आप लोगों से अपनी तुलना करते हो, जब आप खुद दूसरों की तुलना करके, दूसरों से तुलना करके और अपने आप को संतुष्ट कर लेते हो, तो उसका तो बिजनेस कुछ भी नहीं हो रहा है और मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है। आप वही अपनी प्रोग्रेस को खत्म कर लेते हो। कभी भी लोगों से बिजनेस की तुलना करोगे, आप जब भी खुद दूसरों से तुलना करके संतुष्टि महसूस करने लग जाते हो, तभी आपकी ग्रोथ रुक जाती है। कुछ लोगों की एक और आदत देखी मैंने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सोच से अपनी सोच चेंज कर देते हैं। 4 लोगों ने आपसे बोला कि एमबीए तो बेकार है, वो उनकी सोच थी, वो अपनी सोच को, यदि आप लोगों की सोच से आप अपनी सोच को चेंज कर लेते हो दोस्त, तो आप हमेशा कभी भी बड़े मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे। आपकी सोच, आपके विचार, आपकी योजना आपकी होना चाहिए। यदि आप दूसरे के विचारों से, दूसरे के सोच से अपने सोच को बदलते हो, तो ये बहुत, आप बड़े मुकाम पे नहीं पहुंचने वाले हो। अपनी लाठी आपके हाथ में होना चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज तक यदि लाठी आपने नहीं ली है, आपने यदि अपनी जिम्मेवारी नहीं ली है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो दोस्तों, आपको जिम्मेवारी लेना है आपको इस बिजनेस में, और हु इज रिस्पॉन्सिबल। यदि आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, आज यदि आपकी टीम के लोग इस मीटिंग में नहीं आए थे, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। एक अपने तरफ अंगुली करके पूछेगा कि आज हमारे लोग नहीं आए थे, तो उसका जवाबदार कौन है। जिस दिन ये अंगुली अपने तरफ आने लग जाएगी, उस दिन ये काम सब किसका है, हमारा है। ये एटीट्यूड होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं चंद्रप्रभा जी को बुलाऊंगा और वो भी 2 शब्द बोलेंगे और अपन बात को करना। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे चंद्रप्रभा जी का। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चंद्रप्रभा स्थापक और मैं इंदौर एमपी से, और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी और फुल टाइम बिजनेस वूमेन हूँ। 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। और दोस्तों, मैंने कोई एक्सक्यूज ही नहीं बनाया कि बच्चों का एक्सक्यूज है, क्योंकि मुझे पता है कि यदि जिसके सपने बड़े होते हैं, लक्ष्य बड़े होते हैं, तो बहाने कोसों दूर छिप जाते हैं। तो कभी मैंने बहाना नहीं बनाया इस बिजनेस को करने का। और एक ही मैसेज है कि इस वक्त भगवान हम सबकी परीक्षा ले रहा है। इस परीक्षा की घड़ी में हमें अपनी टीम को एकत्रित रखना है और नई टीम भी बिल्डअप करते रहना है। एक नई टीम, हम अपनी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग घर के काम काज से फुर्सत होकर, फ्री होकर अपनी टीम की महिलाओं से बात करती रहे करें। और दोस्तों, इस वक्त भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। अगली परीक्षा में जब हम सभी तभी पहुंचते हैं जब आपकी परीक्षा होती है। तो इस पर कठिन परीक्षा में पास होना है और संयम और संकल्प के साथ काम लेना है। आपकी धैर्य की परीक्षा है, आपके संकल्प की परीक्षा है। हम सब मिलकर डायमंड जाने की परीक्षा के लिए जरूर भगवान से प्रे करना है। तो ब्रिज सिस्टम को पकड़ कर रखें, भगवान पर भरोसा रखें। भगवान जो भी करता है सब अच्छे के लिए करता है। तो अपना व अपनी टीम का ध्यान रखें, सतर्क रहें, सजग रहें और अपनी टीम को आगे बढ़ाएं। लास्ट में यही कहूंगी कि यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत घास फूस से भर देता है। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मक से भर देता है। और लास्ट में यही कहूंगी कि यदि जलता हुआ कोयला के बाहर लाओ तो बुझ जाता है। इसी तरह यदि हम मीटिंग में नहीं जाए तो नेगेटिव विचार भर जाते हैं, है ना। तो आप लोग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखें, अपनी सोच बढ़िया रखें और ये जो जूम मीटिंग है ये अटेंड करते रहा करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। दोस्त, आप लोगों ने मुझे बड़े पेशेंस के साथ सुना और आप सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत आगे जाएं। और मैंने आज जो बताया है कि जो ज्ञान ले रहा हो दोस्त, उस ज्ञान का यूज करना बहुत जरूरी है।
उस ज्ञान का अचार मत रखिए, आप गर्मी के अंदर उसको यूज करिएगा। मैंने देखा है कि लोग इतना नॉलेज लेते जा रहे हैं। मैंने देखा है हमेशा जब भी आप किसी इधर उधर की मीटिंग अटेंड करते हो और आपको एक ही बात समझ में आती है, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं ले रहा हो, आप एक ही ज्ञान ले रहे हो कि हमारा अपलाइन ऐसा नहीं करता है, हमारे अपलाइन ने ऐसा नहीं किया, हमारे अपलाइन ने ये नहीं किया। तो दोस्तों, आपका अपलाइन दुनिया का सबसे बढ़िया अपलाइन है। आप उसका हाथ पकड़ के रखिए, उसके साथ चलिए, आप उसको बिल्कुल मत छोड़िए। वही आपको साइकिल पे बिठाएगा, वही आपको साइकिल चलाना सिखाएगा। आप डरिए मत, सीट पे बैठिए, उन पर भरोसा करिए और वो आपको ऐसी साइकिल सिखा देंगे, एक दिन हाथ छोड़ के आप साइकिल चलाएंगे। ओके, गुड डायमंड, लव यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक बार हम लोग सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से तालियां दे सकते हैं भैया के लिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे पूरी इंडिया की टीम की तरफ से आपकी शुभकामनाएं।